22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। जाहिर तौर पर यह सबसे बड़ा चरण है लोकसभा चुनाव का, और जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है वो है वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इन सभी सीटों में कई सीटें बेहद हाई प्रोफाइल है, और कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल सीटों पर हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो हर बार की तरह बातचीत करने के लिए, वोटिंग के बाद सियासत का गणित समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, और हम उनके पास सीधे चलेंगे और सिलसिलेवार तरीके से हर सीट का सियासी गणित समझने की कोशिश करेंगे और इनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर, अगर वाल्मीकि नगर की बात करें तो देखिए, सबसे खास बात यह है पहले अभिषेक कि 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है छठवें चरण में, और ये 8 सीटें एनडीए के खाते में थी। आप कहीं से भी जोड़ लीजिए, मतलब अब तो जेडीयू नीतीश कुमार भी एनडीए में हैं, पहले रामविलास पासवान तो एनडीए में थे ही, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में थे, अब वो नहीं है, लेकिन एनडीए में थे पहले। तो इन 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। सबसे खास बात यह है। तो छठवें चरण में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है एनडीए की, क्योंकि इसमें महागठबंधन के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन अब आपने पूछा पहला सीट वाल्मीकि नगर के बारे में, तो मैं बता दूं कि बैद्यनाथ महतो यहाँ से उम्मीदवार हैं और शाश्वत केदार हैं महागठबंधन के उम्मीदवार। वहाँ से बीजेपी के सांसद थे जिनको बेटिकट कर दिया गया, टिकट छीन लिया गया आखिरी क्षण में। उसको लेकर बीजेपी में नाराजगी थी। 16 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, बगावत की मुद्रा में थे। लेकिन उनको किसी तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने चार्टेड प्लेन से बुलाया, उनको समझाया, सुलह कराया, डैमेज कंट्रोल किया। तो उसके बाद स्थिति थोड़ी संभली है। बैद्यनाथ महतो को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे नाराज हैं। उनका मानना है कि वहाँ के जो सांसद थे उनको ही टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि वो नौजवान हैं। सतीश दुबे शायद उनका नाम है, वो नौजवान हैं और उनका टिकट बेवजह काट लिया गया। हालांकि तो महागठबंधन में एनडीए में सीट चली गई जेडीयू के खाते में। जेडीयू ने बैद्यनाथ महतो को उम्मीदवार बनाया है। बैद्यनाथ महतो पसंद नहीं है वहाँ के लोगों की, फिर भी मोदी के नाम पर उनको वोट मिल गया है। तो मानकर चले कि वाल्मीकि नगर में शाश्वत केदार, जो पूर्व मुख्यमंत्री केदारनाथ के पौत्र हैं, वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद थी कि वहाँ के ब्राह्मण उनके पक्ष में एक गोलबंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मोदी लहर में। तो यहाँ पर बैद्यनाथ महतो बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। मोदी के अंडरकरंट ने नुकसान पहुंचाया है सर इनको, शाश्वत केदार को। बिल्कुल, उससे उनका नुकसान हुआ है। नहीं तो जितनी नाराजगी थी वहाँ पर वर्तमान सांसद के टिकट काटने को लेकर, उसके बाद तो माना जा रहा था कि यहाँ पर अगर किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार महागठबंधन बनाएगा तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उम्मीदवार भी दमदार था, लेकिन जो वहाँ का गणित है वो बिगड़ गया, और मुझे लगता है कि पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई में तो हैं, लेकिन पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप बेतिया की सीट की बात करेंगे तो बेतिया सीट भी काफ़ी हाई प्रोफाइल है। यहाँ से ब्रजेश कुशवाहा चुनाव मैदान में है महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं। संजय जायसवाल वहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं। संजय जायसवाल लगातार 2 बार से चुनाव वहाँ जीतते रहे हैं, और उनको हराना बहुत आसान काम नहीं है। हराया जा सकता था बशर्ते वहाँ पर उम्मीदवार दमदार होता, लेकिन ब्रजेश कुशवाहा उतना लोकप्रिय नहीं है, पॉपुलर नहीं है, और ये सीट चली गई उपेंद्र कुशवाहा के खाते में। उन्होंने ब्रजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। तो यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं दिख रही है। आज वोटिंग के दिन हंगामा जरूर हुआ है। आपने देखा कि संजय जायसवाल पर जानलेवा हमला हुआ, सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको प्रशासन ने बचा लिया। तो वहाँ तनाव जरूर दिखा, लेकिन तनाव के बावजूद वहाँ संजय जायसवाल आगे दिख रहे हैं। अब मोतिहारी सीट की बात कर रहे हैं तो मोतिहारी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव मैदान में हैं। वो भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और कह रहे थे कि ये अंतिम चुनाव उनका है, और इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा था कि जो अंतिम चुनाव कह के लड़ रहा है वो क्यों परवाह करेगा जनता का कामकाज का, और क्या करेगा। लेकिन वहाँ जब वो एनडीए में जेडीयू नहीं था, तब उनका जीत का मार्जिन 2,30,000 से ज़्यादा था। तो अब तो जेडीयू भी उनके साथ है, मोदी लहर भी है, तो मुझे लगता है कि इनको हराना मुश्किल है। हालांकि इनका मुकाबला आकाश सिंह से था, जो अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। अखिलेश सिंह कांग्रेस के कदावर नेता हैं, वो
एड़ी चुटी का जोर लगा चुके थे भूमिहारों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का। काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है, लेकिन 100% भूमिहार उनके साथ गोलबंद नहीं हो पाए हैं। इस वजह से उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है और राधा मोहन का आखिरी चुनाव भी लगता है पार ही हो जाएगा। अखिलेश सिंह सियासी रणनीति के भी माहिर उस्ताद माने जाते हैं सर, लगता है रणनीति काम नहीं कर रही इस बार। नहीं, देखिए, हम वो समीकरण होता है, हवा होता है, क्योंकि अखिलेश सिंह ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने राधा मोहन सिंह को हराया था वहाँ से, लेकिन इस बार वो नहीं हरा पाए। अपने बेटे को चुनाव मैदान में खड़ा किया है और उनके समर्थकों का भी कहना है कि अगर उनकी पत्नी खड़ी होती चुनाव में तो मुकाबला और कांटे का हो सकता था, क्योंकि बच्चा है, अभी उम्र कम है, उसकी राजनीतिक पारी की शुरुआत है। वैसे मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह कहीं घाटे में नहीं है, वो हारेगा भी तो बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं हारेगा आकाश, और मुझे लगता है कि वो अब राजनीति में एंट्री स्टैब्लिश हो जाएगा। वो अगली बार तो राधा मोहन रहेंगे ही नहीं, तो उसके लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। मुझे लगता है अखिलेश सिंह ने उसको लॉन्च कर दिया, रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करें शिवहर की, तो शिवहर में आप देखिए रामा देवी हैं, कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा क्योंकि लोग उनसे बहुत नाराज हैं, वहाँ के स्थानीय लोग नाराज हैं भी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। वहाँ लड़ाई हो गई है आरजेडी के सैयद फैसल अली से, और ये शुरुआत ही इनकी राजनीति में हुई है और इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ। आपने देखा कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने यहाँ से बागी उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, एक बिल्डर को खड़ा कर दिया था, लेकिन नामांकन पर्चा रद्द हो गया तो थोड़ा आरजेडी की राह आसान हो गई। और यहाँ पर जो रामा देवी के समर्थक हैं जो उनको वोट देते आए हैं, नाराजगी की वजह से वोटा को ऑप्शन चुना है, यानी ज़्यादातर लोगों ने वोटा नोटा पर बटन दबाया, नोटा का बटन दबाया है। तो नोटा का बटन दबाने का मतलब कि नुकसान हुआ, डबल का नुकसान होगा रामा देवी को। तो यहाँ मुकाबला नहीं होते हुए भी हो गया है, कह रहे हैं लोग कि नोटा की वजह से नोटा ने मुकाबला कांटे का बना हाँ, दिया। लेकिन फिर भी रामा देवी को हरा पाना बहुत आसान काम नहीं होगा। यहाँ अगर कोई दमदार उम्मीदवार होता, जैसा कि बात चल रही थी कि रामा सिंह हो सकते हैं, तो रामा सिंह अगर चुनाव लड़ते तो रामा देवी को पछाड़ सकते थे, लेकिन सैयद फैसल अली में वो दम नहीं है। ठीक है, गोलबंदी हुई है महागठबंधन के पक्ष में अल्पसंख्यकों की, यादवों की, लेकिन बाकी जो वोट जुटना चाहिए जीत के लिए जो जरूरी है वो नहीं जुट पाया। तो इसलिए इस बार रामा देवी लगता है कि अपने सीट मतलब मुकाबला इसलिए भी थोड़ा एक तरफा नजर आ रहा है क्या सर, कि एक राजनीति में डेब्यू करने वाले उम्मीदवार का मुकाबला एक कदावर नेत्री से है जिन्होंने यहाँ से कई बार जीत दर्ज की है। राजनीति में डेब्यू करने वाले का मुकाबला एक कदावर नेत्री से है और उसको हवा का भी तो लाभ मिल रहा है ना, अंडर करंट जो मोदी का अक्सर आप बताते हैं। हाँ, उसका मिल रहा है। देखिए, ये अजीब लग रहा है, एक पत्रकार अगर कोई कहे कि भाई 8 सीट पर चुनाव हुआ और 6 सीट एक गठबंधन जीत रहा है, तो लगता है लोगों को कि ये तो बैलेंस पत्रकार नहीं है, जरूर पक्ष ले रहा है, पक्षपात कर रहा है। लेकिन हम बैलेंस दिखने के लिए अगर झूठी खबर बताएंगे तो फिर लोग गाली देंगे और विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे जो लगा है, जो मैंने महसूस किया है, मैं तो बिहार के तमाम जिलों में आप गए हैं और जिस तरीके से सर्वे में लोगों ने बिल्कुल वही नारा जो नेता लगाते हैं आम लोग। देखिए, हम लोग तो ज्योतिष है नहीं, हम लोग तो घूमते हैं, रैंडम सर्वे करते हैं, लोगों का मूड भापते हैं और मूड मिजाज भाप करके एक प्रेडिक्शन करते हैं। वो प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है, काफ़ी हद तक होता भी है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन हमारा जो है, अनुभव जो है घूमने के दौरान, उसको छोड़कर हम अपने को बैलेंस पत्रकार दिखाने के लिए अगर आधी सीट बांटने लगेंगे अपने मन से, तो ये तो ठीक नहीं होगा। जो जहां आगे है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जो चुनाव नतीजा आएगा उसको तो हम प्रभावित कर नहीं सकते हैं, चुनाव के बाद हम बता रहे हैं। किसी को खुश करने के लिए तथ्यहीन खबरें नहीं बता सकते, किसी को खुश करने के लिए तथ्यहीन खबर नहीं बना सकते, और किसी के पक्ष में जाएगा तो बहुत वाह वाह कितना बढ़िया पत्रकार है, किसी के खिलाफ में जाएगा तो बोला बहुत बेकार है, पक्षपात करता है। तो ये सब तो हमारा प्रोफेशनल हजार्ड है। ये भी समझाना पड़ेगा सर कि जैसे कई बार आप जब सर्वे कर रहे थे तो हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि कह सकते हैं हिडन मोदी लहर है। हिडन मोदी लहर का मतलब है शोर था 2014 में मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर। इस बार है इस बार शोर नहीं था, शोर नहीं, लेकिन जो निचला तबका है, आप देख लीजिए, मेरा सर्वे देख लीजिए, हमने तो रिक्शा, ठेला, खुमचा, झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले सबसे बात किया है। बिल्कुल सर, घर में घुसकर, किचन में घुसकर, झोपड़ी में घुसकर, आम के बगीचे में जाकर, और वहां कह रहा है कि मोदी मोदी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? लेकिन क्यों है तो रिसर्च का विषय है, और मेरा पूरा सर्वे देखेंगे तो उसमें इसका जवाब भी मिल जाएगा क्यों है, लोग क्यों मोदी मोदी कर रहे हैं।
तो यहाँ मुझे लग रहा है कि रामा देवी मोदी लहर में पार हो सकती हैं, लेकिन लड़ाई है यहाँ पर। अब सबसे महत्वपूर्ण सीट है सिवान की, जहाँ पर बीजेपी का सांसद था ओम प्रकाश, उनका सीट कट गया, जेडीयू के खाते में सीट चली गई। वहाँ से कविता सिंह चुनाव मैदान में हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और हीना साहबुद्दीन की पत्नी हैं महागठबंधन की उम्मीदवार। ऊपर पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, इस बार भी चुनाव मैदान में है। यहाँ बीजेपी का कब्जा जरूर था इस सीट पर, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जेडीयू इस सीट पर कब्जा कर पाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हिना साहब आगे दिख रही है, बिल्कुल सर। यहाँ पर हिना साहब आगे दिख रही है, क्योंकि वहाँ दोनों महिलाएं उम्मीदवार हैं, एक है एनडीए की और एक है महागठबंधन की। कविता सिंह है जेडीयू की प्रत्याशी और हिना साहब हैं आरजेडी की। दोनों के पति बाहुबली हैं। साहबुद्दीन जेल में है, कब निकलेंगे कोई पता नहीं है, और कविता सिंह के पति अजय सिंह जेल के बाहर हैं। तो उनमें चुनना है कि दो बाहुबलियों की पत्नियों में से किसी को चुनना है, तो उसमें से हिना साहब की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है मेरे सर्वे में। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हिना साहब आगे दिख रही हैं। और जो लालू यादव का सर मुस्लिम यादव, वो तो समीकरण बहुत इंटैक्ट दिख रहा है इस बार। तो चुनावी नतीजा जो भी हो, हारे जीते कोई भी, बहुत कम मार्जिन से जीत हार होगी। तो एनडीए की ये सीट मुझे लग रहा है कि इस बार ये छटकती हुई दिख रही है महागठबंधन के खाते में। अब गोपालगंज की बात कर लीजिए, ये भी सीट तो एनडीए के खाते में ही थी, लेकिन एनडीए का उम्मीदवार बदल गया, ये सीट चली गई जेडीयू के खाते में, और जेडीयू ने डॉक्टर आलोक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर आलोक कुमार ऐसे उम्मीदवार हैं कि किसी से मिलते ही नहीं, पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानते, और डॉक्टर हैं, बिना फीस लिए तो किसी से मिलते नहीं हैं, राजनीति में आ गए हैं, फिर भी उनकी आदत छूटती नहीं है, तो फीस लेंगे तभी मिलेंगे। तो लोग तो बहुत उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं कि कैसा उम्मीदवार दे दिया जेडीयू ने, लेकिन वहाँ भी मोदी इम्पैक्ट है। आप देख लीजिएगा नतीजा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पॉलिटिक्स में एंट्री मारी सर, लेकिन नेता नहीं बन पाया आलोक कुमार जो भी है। हाँ नहीं, ये जीत भी जाएंगे, MP भी बन जाएंगे, लेकिन नेता तो नहीं बनेंगे, लेकिन जीत जाएंगे। तो ये तो हमारे राजनीति का, कहिए क्या कहा जाए, कि अपनी राजनीति में कैसे कैसे लोगों को लोग टिकट दे देते हैं और कैसे कैसे लोग सांसद बन जाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। डॉक्टर हैं, ठीक है, आप इलाज करते हैं तो फीस लेकर इलाज करते हैं ना भाई, आप बिल्कुल धंधा करते हैं। आजकल तो मेडिकल आप धंधा ही हो गया है, तो बिल्कुल धंधा करते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता में लोकप्रिय नहीं है, फिर भी आपको पार्टी टिकट देती है, आप सांसद बन जाते हैं। जनता नहीं चाहती है, फिर भी आपको वोट देती है। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि जेडीयू के खाते में सीट जाएगी, और यहाँ अच्छा उम्मीदवार होते हुए भी सुरेंद्र राम पिछड़ जाएंगे। सुरेंद्र राम डॉक्टर आलोक से बेहतर उम्मीदवार माने जाते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। लेकिन मोदी लहर पर सवार होकर इनकी नैया पार हो जाएगी। जी हाँ। अब है हमारे महाराजगंज की सीट। महाराजगंज सीट भी बीजेपी की सीट है। सिग्रीवाल यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला है प्रभुनाथ सिंह, उस इलाके के बाहुबली नेता। विरासत की जंग है सर ये। जी हाँ, विरासत की जंग वो लड़ रहे हैं, और उनके बेटे रणधीर सिंह चुनाव मैदान में हैं। यहाँ मुकाबला कांटे का है। आपको पता ही है कि मतदान से एक दिन पहले बीजेपी के समर्थकों के बीच और आरजेडी के विधायक के बीच झड़प हुई थी, खूनी झड़प। उसमें गोलीबारी भी हो गई। गोलीबारी हुई तो उसमें विधायक के बॉडीगार्ड को गोली भी लगी है। विधायक को लोगों ने पकड़ भी लिया, क्योंकि विधायक के बॉडीगार्ड ने गोली चला दी जब लोगों ने हंगामा किया। तो और जब गोली चलाई तो लोग आक्रोशित हो गए, विधायक को ही बंधक बना लिया और जमकर कूटा, विधायक को खूब पीटा लाठी डंडे से। तो विधायक अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। तो वहाँ चुनाव के एक दिन पहले ये हुआ है घटना, और आज मतदान भी हो गया। मतदान के दिन कुछ नहीं हुआ, गनीमत है, क्योंकि प्रशासन सतर्क था। लेकिन यहाँ भी लड़ाई बहुत कांटे की है। मतलब महाराजगंज में सिग्रीवाल अपना हैट्रिक लगा पाएंगे, मुझे थोड़ा संदेह दिखता है, क्योंकि यहाँ पर तो कई बागी उम्मीदवार भी खड़ा हो गए थे। सच्चिदानंद राय आपको पता ही है, जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने सीट को लेकर हंगामा किया था, वो ताल ठोक रहे थे। भीतरघात का खतरा भी है क्या? भीतरघात का भी खतरा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो बाद में बीजेपी ने उनको मनाया, और वो घूमते हुए भी देखे, सिग्रीवाल का प्रचार करते हुए भी देखे, लेकिन जितना तनमन से लगना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। पूरी आस्था नहीं दिखाई, आस्था दिखाई नहीं दी, और मुझे लगता है कि इसका नुकसान उनको हो सकता है। तो महाराजगंज सीट फंसी हुई है, 50-50 का चांस लीजिए। सिग्रीवाल भी जीत सकते हैं और रणधीर सिंह भी जीत सकते हैं। ये सीट फंसी हुई है, इसको श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सीट हो जाएगी। अब वैशाली सीट पर आते हैं। वैशाली सीट तो बीजेपी की सीट थी ही, यानी एलजेपी के रामा सिंह चुनाव जीते थे। रामा सिंह भी बाहुबली थे, और उन्होंने
देश के एक बड़े नेता रघुवंश सिंह को हराया था। इस बार उनका मुकाबला है एलजेपी के ही महिला उम्मीदवार वीणा देवी से। वीणा देवी के पति दिनेश सिंह विधान पार्षद हैं और वो अब तक रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए ही काम करते रहे हैं, उनकी चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं, उनके चुनाव अभियान की कमान संभालते रहे हैं। उनको ही टिकट मिल गया, खुद मैदान में अपनी बीवी को उतार दिया। अब मुकाबला यहाँ कांटे का है, क्योंकि अब राजपूत जिसका पूरी तरह से साथ देंगे वही जीतेगा चुनाव। और बीजेपी ने जिस तरह से राजपूत समाज को बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है, यानी 5 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उस वजह से आरजेडी महागठबंधन को जो राजपूत वोट देते थे उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल यहाँ होगी वैशाली में। यहाँ पर राजपूत दिख रहे हैं एलजेपी यानी मोदी के साथ दिख रहे हैं। अब भूमिहार तो हैं ही, उनकी मजबूरी है कि मोदी का साथ देंगे। भूमिहार राजपूत की संख्या अच्छी खासी है और सबसे खास बात यह है कि कुशवाहा वोट बैंक यानी उपेंद्र कुशवाहा जिसके नेता हैं, सन ऑफ मलाह जिसके नेता हैं मुकेश सहनी, दोनों का वोट बैंक गोलबंद नहीं है महागठबंधन के पक्ष में। कुशवाहा भी दे रहे हैं, कुशवाहा तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बीजेपी को, और मलाह भी कुछ दे रहे हैं। इस वजह से गणित थोड़ा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि रघुवंश बाबू एक बार फिर फंस जाएंगे। हालांकि कोशिश की थी आरजेडी ने, उनके पक्ष में अनंत सिंह को उतारा था चुनाव प्रचार करने के लिए ताकि भूमिहार साथ दे दें, लेकिन अब अनंत सिंह में इतना दमखम अभी नहीं है कि वो उनके कहने पर भूमिहार वोट, ठीक है अपने लिए वोट ले सकते हैं, लेकिन उनके कहने पर भूमिहार समाज अपने लाइन से हटकर, परंपरा से हटकर किसी दूसरे को वोट दे देगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। और वो भी आरजेडी को। तो आरजेडी और भूमिहार का रिश्ता 36 का है। राजपूत समाज तो देता रहा है आरजेडी को वोट, लेकिन भूमिहार समाज ने तो दिया नहीं आज तक, तो उनके कहने पर दे देगा ऐसा तो है नहीं। फिर उनके मुकाबले के लिए चले गए काउंटर के लिए सूरजभान सिंह भी वीणा देवी की तरफ से, जो एलजेपी के पूर्व सांसद हैं। तो यहाँ पर 2 बाहुबलियों की पूछ बड़े नेताओं ने की, हाँ बढ़ गई। सूरजभान सिंह भी बाहुबली हैं और अनंत सिंह तो जाने माने बाहुबली हैं। दोनों बाहुबलियों ने चुनाव प्रचार की कमान थाम ली, वैसे नेताओं की जो बहुत कदावर नेता हैं, अपराध से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अनंत सिंह के मामले में कह सकते हैं सर कि अनंत सिंह के लिए फायदे का सौदा रही वैशाली सीट, या मामला थोड़ा दिलचस्प रहा अनंत सिंह के लिए, क्योंकि जिस अनंत सिंह को बैड एलिमेंट्स कहा तेजस्वी यादव ने, वही अनंत सिंह आरजेडी की जरूरत बन जाते हैं। लेकिन ठीक है, जरूरत बन गए, लगा उनको कि अनंत सिंह जाएंगे तो भूमिहार समाज गुलबंद हो सकता है, चला नहीं। लेकिन जादू चलेगा कितना ये तो अब तो चुनाव बाद पता चल ही जाएगा। अगर अनंत सिंह पूरे बिहार के भूमिहार वोट को मोबिलाइज करने लगे, उस दिन भूमिहार के बड़े नेता हो जाएंगे, बाकी नेताओं की तो कोई पूछ रहेगी नहीं। तो अब देखना यह है कि जो ये समाज है, भूमिहार समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है, बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है, और किसको नेता अपना मानता है, एक बाहुबली को मानता है या फिर एक सुलझे हुए सम्मानित नेता को अपना नेता मानता है, ये बड़ा सवाल है ना। तो अनंत सिंह अगर सफल हो गए यहाँ पर बीजेपी को माने एलजेपी को हराने में, तो नेता हो जाएंगे। हालांकि उनकी सीट भी अभी फंसी हुई है, मुंगेर की सीट। वो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि जीत रहे हैं, मुकाबला है कांटे का, क्योंकि मोदी लहर में वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन 8 सीटों में से 2 सीटें महागठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। 6 सीटों पर तो संशय बहुत कम है। बीजेपी की सीटें थीं, एनडीए की सीटें थीं और एनडीए के पास ही रहेंगी हमारे सर्वे के अनुसार। लेकिन एनडीए की 8 सीटों में से 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाना कम बड़ी बात नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। तो मुकाबला कांटे का है। जी हाँ, तो यही हमारा अगला सवाल भी था सर से। सर ने जवाब दे दिया कि जो सियासत का गणित सर समझाया है हमारे एडिटर इन चीफ ने, उसका SQL2 क्या होगा। तो SQL2 यही है कि आज जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें से 2 सीटें महागठबंधन को जाने की कह सकते हैं कि उम्मीद है। इस तरह का गणित बिहार की राजनीति का है और आज की जो वोटिंग हुई है उसका है। तो हम अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से बातचीत कर रहे थे और उनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे बिहार का सियासी गणित। आज जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उस पर क्या होना है। हालांकि नतीजों से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन नतीजों को समझा जाता है, नतीजों को भांपने की कोशिश हम करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। और हम आज फिर हमने आज फिर आपको समझाया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको
हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।